हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस और जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें रेशियो प्रोपोर्शन के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकमिंग एसबीआई पीओ के जो प्री एग्जाम होने वाला है उसमें आपका रेशियो प्रोपोर्शन का अच्छा क्वेश्चन रहेगा। डीआई भी इस पे बेस्ड रहेगा। तो खासकर प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी प्री एग्जाम है, आईपीएस पीओ प्री या जो भी एसोसिएट वाले एग्जाम है, सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंस में भी इसका क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लो और ये बहुत इजी टॉपिक है। आज मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेशियो प्रोपोर्शन क्या है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। फिर कितने टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन है उसको देखेंगे। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आपको जान लेना होगा क्योंकि फिर क्वेश्चन बनाने में इजी रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे डिफरेंस क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन के बीच क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट में हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बैंकिंग एग्जामिनेशन और जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज अब आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है, देखो एक फोटो बना हुआ है, इसमें देखो आप कितना है, 4 रेड पेंसिल आपको दिख रहा है। ठीक है, 4 रेड पेंसिल है। ठीक है, और ब्लू पेंसिल कितना है, 6 है। तो जनरली जब दो क्वांटिटी जो होती है, रिलेशनशिप उसको हम लोग बताना चाहते हैं तो उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, रेशियो से। तो इट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिटी, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो रेशियो को जनरली क्या लिखते हैं, 4:6। तो ये कोलोन जो है इसको कहते हैं कोलोन। तो इसको रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोलोन यूज करते हैं। इसको 4/6 भी लिख सकते हो। ठीक है, 4/6 भी लिख सकते हो। तो ये क्या होता है, रेशियो। यहाँ पे जैसे रेड पेंसिल आपका 4 है और ब्लू पेंसिल 6 है, तो सेमी कॉलन से दिखाया 4:6 बोलते हैं इसको। तो रेशियो ऑफ रेड पेंसिल टू द ब्लू पेंसिल कितना हो गया, 4:6 ऐसे बोलते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, अब देखो प्रोपोर्शन होता है जब टू रेशियो को इक्वलाइज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे देखो 2 रेड पेंसिल है और 3 ब्लू पेंसिल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2:3, ये एक रेशियो हो गया। अब यहाँ पे 4 रेड पेंसिल है और 6 ब्लू पेंसिल है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, रेशियो को 4:6। तो 2:3 जो है मेरा, ये इक्वल टू 4:6 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। मतलब इट रिफर्स टू टू इक्वल रेशियो। जब भी टू इक्वल रेशियो को बात की जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि प्रोपोर्शन, देखो रेशियो सेम है लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये जो मेरा रेशियो है वो सेम ही है, 2/3 है दोनों में। ठीक है, तो एवरी 2 रेड पेंसिल के लिए 3 ब्लू है और 4 रेड के लिए 6 ब्लू है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो। तो रेशियो क्या होता है भाई, रेशियो इज, अब डिफाइन करते हैं टर्म जो मेरा है रेशियो, ये क्या होता है। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, रेशियो को हम लोग क्या लिखते हैं, A:B, यानी दो क्वांटिटी। और रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, क्या बोलते हैं, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट, टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट। यूनिट सेम रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है, और रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेमी कॉलन से। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। ठीक है, तो A:B ऐसे इसको पढ़ते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं A/B फ्रैक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है, अब देखो रेशियो जो ये A:B है, ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं A/B। ठीक है, तो इसमें जो A है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो ये टर्म आप याद रखना, A को एंटीसीडेंट बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं भाई, B को बोलते हैं कंसीक्वेंट, कंसीक्वेंट। तो ये टर्म दिया गया है, ये आप याद रखना। A को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और B को क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट। ठीक है, अब देखो रेशियो का क्या भाई, जो देखो रेशियो है मेरा A/B है, इसका क्या प्रॉपर्टी होगा, इसमें मैं अगर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। या रेशियो में मैं अगर सेम क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर दूंगा तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो विल रिमेन सेम। तो ये ध्यान में रखना, रेशियो विल रिमेन सेम इफ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई इट बाई सेम फैक्टर। ठीक है,
सेम कब रहेगा? जब सेम फैक्टर्स इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो विल रिमेन सेम, ए बाई बी, ए इज टू बी ही रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब रेशियो का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आते हैं प्रोपोर्शन पे। तो गाइज तो गाइज अब देखते हैं रेशियो की प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है रेशियो की, ठीक है। रेशियो की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रेशियो को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं भाई, ए कॉलन बी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी। ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीसीडेंट, इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और बी को क्या बोलते हैं भाई, बी को बोलते हैं कंसीक्वेंट। तो ये आप याद में रखना, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, मैंने अभी आपको बताया, अगर एक जो पहली प्रॉपर्टी है, इफ वी मल्टीप्लाई इट बाई सेम फैक्टर इट विल रिमेन सेम, ए की इज टू बी की सेम होता है, ठीक है। ए के बाई बी के लिख देंगे, ये सेम रहेगा इफ वी मल्टीप्लाई इट बाई सेम फैक्टर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ, अगर इसको सेम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो भी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ए बाई के करेंगे या बी बाई के करेंगे तो ये सेम रहेगा, ठीक है। तो सेम फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो मेरा रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, अगर टू रेशियो है, मान लो ए इज टू बी है, ठीक है, ये इज इक्वल टू सी इज टू डी है, ठीक है, देन इसका जो इनवर्स भी इक्वल होगा, इसका जो इनवर्स क्या आ जाएगा, बी इज टू ए इज इक्वल टू डी इज टू सी, ठीक है। तो ये भी सही होगा। तो इफ टू रूट्स आर इक्वल, अगर टू रूट्स इक्वल है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो इसका जो इनवर्स होगा वो भी वैलिड होगा, ठीक है। यानी अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो b बाई ए और d बाई सी भी इक्वल होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज, ये क्या होता है। अब देखो मान लो टू रेशियो आपका दिया गया है, ठीक है, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, जब इसको दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशियोज जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता रहनी चाहिए कि रेशियो, देखो रेशियो 50:60 मैंने लिखा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5:6। और एक और रेशियो है, मान लो 100:120, इसको भी आप अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5:6 ही आएगा। मतलब देखो रेशियो ऑफ सेम है दोनों का, ठीक है, बट जो एक्चुअल क्वांटिटी है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी डिफर कर सकती है, रेशियो सेम भी रह सकता है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी क्या होती है, डिफर कर सकती है। सो एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू में बी डिफरेंट, डिफरेंट हो सकता है, एंड रेशियो स्टिल रिमेन्स सेम, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू में बी डिफरेंट एंड रेशियो विल रिमेन सेम, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ठीक है। अब आते हैं प्रोपोर्शन पे, थोड़ा आते हैं प्रोपोर्शन का, हम लोगों ने जिक्र किया था, प्रोपोर्शन क्या था भाई, प्रोपोर्शन को अब डिफाइन करते थोड़ा अच्छे से। प्रोपोर्शन क्या होता है, जब टू रेशियो को कंपेयर करते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो। कंपैरिजन करते हैं जब टू रेशियो को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो इफ टू रूट्स आर इक्वल दे आर सेड टू बी, तो अगर मान लो दो रूट्स इक्वल है, मान लो ए इज टू बी, ये एक रेशियो है, ये इक्वल है सी इज टू डी के, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी ये प्रोपोर्शन में है, इसको लिख सकते हैं ए इज टू बी इज इन प्रोपोर्शन विथ सी इज टू डी। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो डबल कॉलन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है, प्रोपोर्शनेट है। डबल कोलन को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, प्रोपोर्शन का साइन है ये, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रहना, ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इफ टू रूट्स आर इक्वल, इफ इफ टू रेशियोज आर इक्वल, मान लो दो रेशियो इक्वल रहा, देन दे आर सेड टू बी
देन उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे का, ठीक है। देन दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शनेट, इसको ध्यान से पढ़ना, प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर। तो अगर दो रेशियो इक्वल है आपस में तो उसको क्या बोलेंगे, वो प्रोपोर्शनेट है। यानी जैसे ए इज टू बी, इसको क्या लिखेंगे, सी इज टू डी, यानी ए इज टू बी जो है प्रोपोर्शनेट है सी इज टू डी के। तो डबल कॉलम को हम लोग दिखाते हैं, तो डबल कॉलम जहां भी आपको दिखेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनेट का साइन है, ठीक है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो a इज टू बी है मेरा और ये c इज टू डी है, इसमें जो a है और ये d है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्सट्रीम्स बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, ठीक है। और ये जो b और c है इसको क्या बोलते हैं, मीन्स। तो ये ध्यान में रखना, जैसे अगर आप a बाई बी और इक्वल टू c बाई डी लिखोगे तो ये जो a है मेरा, ठीक है, और ये जो d है मेरा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। और ये जो मेरा b है और ये c है, इसको क्या बोलते हैं, मीन्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको आप ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होता है इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ मीन होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये बस कॉमन सेंस है, उसी को बड़ा बड़ा सेंटेंस में लिखते हैं। मतलब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नहीं हो जाएगा। एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम है a इंटू डी, और मीन्स क्या है, b इंटू सी। तो एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, दो एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होता है मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, टाइप्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, कितने तरह के प्रोपोर्शन होते हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, कि कितने तरह के वेरिएशन में हम लोग प्रोपोर्शन को ला सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, पहला क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अब देखो, एक नंबर है ए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बी के, तो इसको इसको लिखते हैं, ये है प्रोपोर्शन का साइन। ये क्या है, प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शनेट है, इसको ये बोलते हैं प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, प्रोपोर्शन का मतलब अच्छे से समझना कि जब किसी व्हेन टू क्वांटिटीज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सेम रेशियो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सेम रेशियो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है मेरा भाई, वेलोसिटी जो होता है, v को क्या लिखते हैं, ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस d बाय टाइम होता है ना। अब मान के चलो टाइम मेरा सेम रहे, मान लो इफ टाइम इज सेम, दोनों कंडीशन में मान लो टाइम सेम रहे, तो वेलोसिटी v जो होता है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा d के। इसका क्या मतलब होगा कि यदि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा मेरा तो डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या होगा मेरा, इंक्रीज करेगा व्हेन द टाइम इज सेम। तो इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन क्या है कि अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, दोनों डिक्रीज साथ में इंक्रीज करेगा या साथ में डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब इसका एक और केस हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक दूसरा आता है विच इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब इनवर्स में चलता है, मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे इसी में आते हैं, वेलोसिटी है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब मान लो डिस्टेंस ट्रेवल दोनों केस में सेम रहे, तो मेरा क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी क्या हुआ, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा मेरा तो टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी अगर बढ़ते जाएगा तो टाइम क्या होगा, कम समय लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ मेरा क्या है, सेम डिस्टेंस कवर करने में यदि वेलोसिटी मेरा बढ़ रहा है तो टाइम क्या करेगा, घट जाएगा, कम टाइम में ही उतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो अब एक और तीसरा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये क्या है भाई, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? अब देखो, a इज टू बी है, ये इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, और ये इज इक्वल टू सी इज टू डी है, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन चल रहा है, ठीक है। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ये इम्प्लाई करता है कि ए बी इज इक्वल टू ये सी इज टू डी है, ये क्या है, इज सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, इज सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, रेशियो को डिफरेंट वे में बस ये दिखाया जा रहा है, तो इसमें आपको समझाना पड़ेगा। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो इस रेशियो में अगर आगे बढ़ते रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसमें ये बात हमेशा ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिक्वेंट जो है, पहले वाले रेशियो का जो कंसिक्वेंट है, ये दूसरे वाले के एंटीसीडेंट के इक्वल है, ठीक है। फिर दूसरा वाला का जो कंसिक्वेंट है, ये तीसरे वाले के एंटीसीडेंट के इक्वल है। तो ऐसा होना जरूरी है, तभी वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहा जाएगा, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये मान लो 8/12 है, इज इक्वल टू 12/27 है, ठीक है। फिर ये 27 बाई मान लो कुछ भी है 45 है, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो, इसका जो ये है कंसिक्वेंट है, ये इसके एंटीसीडेंट के इक्वल है, इसका जो कंसिक्वेंट है ये इसके एंटीसीडेंट के इक्वल है, तो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चल रहा है। अगर मान लो ये मतलब नहीं सेम रहे, मान लो कभी ऐसा रहे, जैसे मान लेते हैं हम लोग 2/3 है, ठीक है, और ये 4:5 है, ठीक है, तो इसको मुझे करना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो क्या करेंगे, ये इसको इक्वल करेंगे इसके, यानी ऐसे फैक्टर से करेंगे मल्टीप्लाई कि ये दोनों इक्वल हो जाए। जैसे इसको मैं 4 से कर दूं मल्टीप्लाई, दोनों ऊपर नीचे, ठीक है, और इसको 3 से कर दूं, इसको क्या लिख सकते हैं, 8/12 इज इक्वल टू 12/15। तो अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चलने लगेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे तो आप समझ जाओगे, अगर ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी इक्वल टू सी इज टू डी है, तो ए इज टू बी और सी इज टू डी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चल रहा है। इसके लिए क्या होता है, एक का जो कंसिक्वेंट है वो दूसरे के एंटीसीडेंट के इक्वल होना चाहिए, और एक का जो दूसरे का जो कंसिक्वेंट है वो तीसरे के एंटीसीडेंट, इस तरह ये आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। तो गाइस अब आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पे। तो ये बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टर्म को आप अच्छे से समझना, जिसका जो नेमिंग है वो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आप समझना कि किस तरीके से फॉर्मूला को हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के फॉर्मूला को देखते हैं। पहला है कंपाउंड रेशियो। तो ये कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ये देखना, कंपाउंड रेशियोज, ठीक है। अब देखो, if two ratios are multiplied together then their resultant ratio is called compound ratio। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लो दो रेशियो a is to b and c is to d, ठीक है। अब इस दो रेशियो के हम लोग जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो इसका जो एंटीसीडेंट है और इसके कंसिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या लिख देंगे इसको, इसको और लिख देंगे a इंटू सी इज टू बी इंटू डी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। तो बहुत सिंपल टर्म है, आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे दो है रेशियो है a इज टू सी, जैसे दो रेशियो दिया हुआ है आपका a इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी इजक्वल टू डी, ठीक है। तो इसके जो ऊपर वाला है जिसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे वाले कंसिक्वेंट से, तो उस प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, उसको भी ध्यान से देखना। एक को बोलते हैं एडेंडो। एडेंडो क्या होता है भाई मेरा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो दो रेशियो है, ए इज टू बी है, ये इक्वल है सी इज टू डी के, ठीक है। तो दे दो रेशियो दिया गया मेरा, ठीक है। तो एडेंडो क्या होता है, देखो एडेंडो मतलब देखो एडिशन का आपको लग रहा होगा, एडेंडो ऐड ऐड किया गया ना, ऐड बोला गया, तो इसको ध्यान में रखना, इस तरह से समझना। मतलब इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस सी इज टू बी प्लस डी, तो यही क्या हो जाता है मेरा एडेंडो। मतलब क्या हुआ,
अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो इसका जो क्या है एंटीसीडेंट है, यानी ऊपर वाले को हम लोग ऐड करके जो रेशियो बना लेते हैं और नीचे वाले को जो कंसिक्वेंट को ऐड करके जो रेशियो बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एडेंडो, यानी ऐड कर देना है, इसको ऐड कर देना है, इसको ऐड कर देना है, और जो रेशियो बनेगा मेरा उसको क्या बोलेंगे हम लोग एडेंडो। तो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो देखो, इफ 2:3 इज इक्वल टू 4:6 है, ठीक है, तो इसका एडेंडो क्या हो जाएगा भाई, इसका एडेंडो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 2+4 नीचे वाले यानी कंसिक्वेंट को ऐड कर देंगे 3:6, तो इसका एडेंडो क्या लिख सकता है भाई 6:9 हो गया है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2:3। तो ये हो गया इसका क्या एडेंडो, यानी ऐड कर देंगे, ऊपर वाला जो है एंटीसीडेंट है उसको ऐड कर देंगे और नीचे वाला जो कंसिक्वेंट है उसको ऐड कर देंगे, और जो दोनों का रेशियो होगा वो क्या होगा एडेंडो, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर देखना आप ध्यान से, वो एडिशन वाला है, ठीक है। अब देखो, अब है सब ट्राहेंडो। सब ट्राहेंडो क्या है भाई, नाम तो बहुत खतरनाक है इसका, लेकिन देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है सब्ट्रैक्शन। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब्सट्रैक्शन जैसा आपको लग रहा है, तो सब्ट्राहेंडो क्या होता है, नथिंग बट द सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशियो। मतलब क्या हुआ, मान लो देखो दो रेशियो दिया गया है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, ठीक है, ए बाई बी दिया मेरा है सी बाई डी का है। तो अब आप कॉमन सेंस यूज करो, सब्ट्राहेंडो क्या हो सकता है भाई, जब मैं ऊपर वाले दोनों इसको मैं माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं, और नीचे वाले दोनों को माइनस कर दूं और रेशियो कर दूं, तो उसको क्या बोलेंगे सब्ट्राहेंडो। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सब्ट्राहेंडो को, ये दो रेशियो दिया गया है तो इसका सब्ट्राहेंडो क्या हो जाएगा ए माइनस सी इज टू बी माइनस डी। तो ये क्या हो गया सब्ट्राहेंडो। अब एग्जाम्पल इसका भी दे लेता हूँ, ठीक है। चलो आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ सब्ट्राहेंडो क्या होता है। मान लो दो रेशियो दिया गया है मेरा, ठीक है, इफ 6:8 है वो इक्वल है 3:4 के। तो इसका सब्ट्राहेंडो कैसे निकालेंगे भाई, ये जो ऊपर वाला है एंटीसीडेंट इसको माइनस कर देंगे 6 - 3, और जो नीचे वाला कंसिक्वेंट है इसको माइनस कर देंगे, उसका जो प्रोपोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे सब्ट्राहेंडो। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3:4। तो ये क्या हो गया सब्ट्राहेंडो, यानी बेसिकली सब्सट्रैक्शन है। ऊपर वाला जो है एंटीसीडेंट बोलते हैं जिसको, उसको क्या बोलते हैं इसको एंटी एंटी क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं कंसीक्वेंट, नीचे वाले टर्म को क्या बोलते हैं कंसीक्वेंट। तो ऊपर वाला एंटीसीडेंट का माइनस और नीचे वाला कंसीक्वेंट का माइनस का जो प्रोपोर्शन रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग सब्ट्राहेंडो, यानी सब्सट्रैक्शन कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब आता है एक और टर्म है डिविडेंडो। तो इसमें बेसिकली नाम से ही आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या होगा डिवीजन वाला बात हो रही है, ठीक है, डिविडेंडो है मतलब कुछ डिवीजन हो सकता है इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं, दो जो है मेरा ए दो रेशियो है ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, तो इसका डिविडेंडो क्या हो जाएगा भाई, कॉमन सेंस लगाओ, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसका क्या हो जाएगा डिविडेंडो, इसका जो डिविडेंडो है वो हो जाएगा ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। तो इसको क्या बोलेंगे डिविडेंडो, यानी दो टर्म है तो दोनों को माइनस करके नीचे वाले से डिवाइड कर दिए, और दोनों को अगर ये जैसे दो टर्म दिया हुआ है इसको माइनस करके नीचे वाले से डिवीजन कर दिए, तो वही को क्या बोलेंगे हम लोग डिविडेंडो, ठीक है। चलो जैसे एग्जांपल से समझा देता हूँ, मान लो 8:4 ये दिया हुआ है 6:3 के, तो इसका डिविडेंडो क्या होगा 8 - 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 - 3 डिवाइडेड बाई 3। इसको क्या लिख सकते हैं, तो दोनों क्या आ गया 4/4 यानी 1:1 आ गया, तो ये क्या हो गया इसका डिविडेंडो। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कैसे निकालते हैं उसको, ठीक है, सब्ट्राहेंडो, एडेंडो या डिविडेंडो को ध्यान में रखना किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। अब आता है एक टर्म जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या होता है भाई, तो कंपोनेंट देखो, मान लो दो दिया है रेशियो, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी है, देन जो होता है मेरा ए प्लस बी बाई बी जो होता है ये इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, इसको क्या बोलते हैं कंपोनेंडो। मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, तो ए और बी को सम करके नीचे से जो डिवाइड कर दिया और दोनों को सम करके नीचे वाले से डिवाइड कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे कंपोनेंडो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपका,
मान लो इफ 6:3 दिया हुआ है इज इक्वल टू 4:2, तो इसका कंपोनेंडो कैसे निकलेगा भाई? दोनों टर्म को एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को ऐड कर देंगे और कंसिक्वेंट से डिवाइड कर देंगे और फिर से वही करेंगे 4+2/2, तो इसको क्या हम लोग बोल देंगे? कंपोनेंडो। तो ये 9/3 आ गया, ये कितना आ गया? 6/2। तो ये क्या हो गया? 3:1, इसको लिख सकते हैं 3:1। तो ये क्या हो गया इसका? कंपोनेंडो। ठीक है, अब आते हैं एक और टर्म है वो देखते हैं, फिफ्थ नंबर टर्म, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो। तो टर्म थोड़ा लग रहा है खतरनाक, लेकिन बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस से समझना आप। एग्जाम्पल से मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो 2:A:B इजकल टू C:D है, तो अल्टरनेंडो इसका क्या हो जाएगा भाई? A:B=C:D है ये, ठीक है। तो इसका जो अल्टरनेंडो है, यानी इसका कहने का मतलब है A:C जो होगा ये B=D के इक्वल होगा। तो बेसिकली ये कह रहा है इसका जो ऊपर वाला क्या है, एंटीसीडेंट है, इसका जो रेशियो होगा, ये नीचे वाला जो कंसिक्वेंट है इसके बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको। मान लो 2:3=4:6 है, तो इसका अल्टरनेंडो क्या हो जाएगा भाई? ऊपर वाले का रेशियो यानी एंटीसीडेंट का रेशियो इज इक्वल टू नीचे वाले का रेशियो, यानी नीचे वाला क्या है? 3:6, यानी क्या हो गया ये? 1:2। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेंडो। यानी ऊपर वाले का जो है रेशियो डिवाइडेड बाय नीचे वाले का रेशियो, बस उसी को क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेंडो बोलते हैं उसको। अब आता है एक टर्म है इनवर्टेंडो। ये क्या होता है? इनवर्टेंडो। तो इसमें आपको लग रहा होगा थोड़ा इन्वर्स करेंगे यानी रेसिप्रोकल टाइप का होगा, तो उसको कहेंगे। मान लो देखो दो फिर से दिया हुआ है A:B=C:D है, तो इसका इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा भाई? यानी इसको उल्टा कर देंगे B:A, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा? D:C के। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी रेशियो प्रोपोर्शन है तो उसका इन्वर्स भी इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों को चेंज कर रहे हैं। A/B=C/D है, तो इसको आप क्या कर दोगे? इंटरचेंज कर दोगे तो बात तो सेम होगा, B/A=D/C। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेंडो, यानी इन्वर्स। इससे याद रखना, इन्वर्स करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन मेक श्योर दोनों को करना, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आप शायद पहले पढ़े भी होंगे, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और ये बहुत मजेदार है। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है भाई? तो देखो, इफ A:B, अगर ये रेशियो बराबर दिया गया है C:D के, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो इसका इक्वल होगा। मतलब कहने का क्या है कि देन A+B/A-B = C+D/C-D होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रेशियो, ठीक है। तो मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो दिया गया है इफ 8:4 एक रेशियो है, एक 6:3 है, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाएगा भाई? दोनों का सम, 8+4 का सम, फिर डिवाइड कर देंगे दोनों के माइनस से, फिर इसका ऊपर वाले दोनों का सम, फिर दोनों का जो माइनस होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका क्या हो गया? कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये क्या हो गया? 12/4। ये क्या हो गया? 9/3, यानी ये क्या हो गया? 3:1। 3:1, तो ये क्या हो गया? कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। तो A:B = C:D हो, तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाएगा? A+B/A-B = C+D/C-D। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म था जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक और टर्म है, ठीक है, एक और टर्म पे आते हैं, विच इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। ये क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? ये क्या होता है? अब मान के देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ 3:5 है, ये 6:10 है, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों टर्म को हम लोगों ने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो आ गया मेरा, इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। मतलब मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ जो टर्म है उसको सेम रेशियो से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो रेशियो आएगा उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेशियो। तो बेसिकली ये मैंने स्टार्ट में ही आपको समझा दिया है। मान लो A/B दिया हुआ है, इसको आप किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम से होना चाहिए, तो ये जो आता है, या इसको सेम से डिवाइड कर दोगे तो रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो नया रेशियो आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेशियो। उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है। अब एक और टर्म है जो आपको ध्यान में रखना होगा, विच इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन।
अब ये मीन प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। तो मीन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब क्या हुआ, एवरेज। एवरेज बोल सकते हैं ना मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अब देखो, अब आते हैं गाइज मीन प्रोपोर्शन पे। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है मेरा, मान लो देखो दो है, मेरा रेशियो दिया गया है ए इज टू बी इजकल टू बी इज टू सी है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी इजकल टू बी बाई सी है। तो इसमें देख सकते हो एक का जो कंसिक्वेंट है दूसरे के एंटीसीडेंट के बराबर है, तो ऐसा केस होगा तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी क्या लिख सकता है, बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू सी। तो इसी बी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। तो ये भी एक टर्म है इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब आते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो रेशियो क्या होता है, जब भी हम लोग दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं जो सेम यूनिट का है तो उसको क्या बोलते हैं, रेशियो। लेकिन जब प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो को हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलन से, आपको बताया था, ए बाई बी या ए इज टू बी, ए कॉलन बी। तो ये क्या होता है, रेशियो। प्रोपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब दो रेशियो को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो उसको क्या लिखते हैं, ए इज टू बी, और दो कॉलन यूज करते हैं, इसमें ध्यान देना, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन है, इज टू सी इज टू डी। तो ये हो गया प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेड बाई टू कॉलन, दो कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रेशियो क्या है, एक एक्सप्रेशन है, और प्रोपोर्शन क्या है, जब हम लोग दो रेशियो को इक्वेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आने वाला है। डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन जो बैंकिंग एग्जामिनेशन और भी जो अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं। चलो गाइज अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा, और इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के एग्जांपल लिए हैं। तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू बी इज 5:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ईच सेव्स ₹1600 देन इनकम ऑफ ए पूछ रहा है। तो मतलब इनकम ए बी के इनकम का रेशियो दिया है, उनके खर्चा का रेशियो दिया गया है, और कितना वो सेव करता है एंड ऑफ द ईयर वो दिया गया है, फिर इनकम ए का पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ए का इनकम दिया हुआ है मेरा और बी के इनकम का रेशियो दिया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। कितना रेशियो दिया हुआ है, 5:4 है, मतलब इतना इनकम वो अर्न करता है। अब इसमें खर्चा कितना करता है भाई, खर्चा का भी रेशियो दिया है, ए और बी कितना खर्चा करता है, किस रेशियो में, 3:2, ठीक है। अब देखना इनकम क्या होता है, अगर आप कमाओगे तो क्या करोगे, या तो खर्चा करोगे या सेव करोगे। तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, जितना आप खर्चा करोगे और थोड़ा सेव भी करोगे, सारा तो खर्चा नहीं कर लोगे, थोड़ा सेव भी करोगे, तो ये आपका क्या हो जाता है, इनकम, ठीक है। यानी यहाँ पे इनकम आई अगर डिनोट किया जाए तो ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि एंड ऑफ द ईयर ईच सेव्स ₹1600, ठीक है। यानी ए और बी दोनों का सेविंग कितना है एंड ऑफ द ईयर में, इक्वल है, और ये कितना है, ₹1600, ठीक है। ये मुझे दिया गया है। तो अब देखो ए और बी का इनकम कितना है, उसका रेशियो, ए और बी किस इनकम का रेशियो है, 5:4, इसको लिख लेते हैं। और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना करता है ए और बी, किस रेशियो में खर्चा कर रहा है भाई, 3:2, ठीक है। तो मान लेते हैं जो इनकम है ए और बी का, ये 5x, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी आपको समझाया है कि अगर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कर लेंगे, और इसमें y से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, दो वेरिएबल हम लोग ले आए, ठीक है। अब देखो ए का जो इनकम है ये क्या हो जाएगा, ए का खर्चा और ए ने कितना सेव किया, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा ना। तो यहाँ ए का इनकम कितना है भाई, 5x है, 5x है ना, यहाँ देख लेना। और एक्सपेंडिचर कितना है भाई, खर्चा कितना कर रहा है ये, 3y। और सेविंग कितना है ए का, 1600 है। यानी यहाँ से क्या लिख से हम, 5x माइनस 3y कितना है भाई उसका, 1600, ये आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये मान लेंगे, एक इक्वेशन ये हो गया। अब एक और आएगा, इनकम जो बी का है वो कितना हो जाएगा, जितना बी खर्चा करता है और जितना सेविंग करता है। तो बी का इनकम कितना है, 4x है, देख रहे हो यहाँ 4x है। और खर्चा कितना करता है बी, 2y खर्चा करता है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 2y, और सेविंग बी का 1600 ही है।
दोनों का सेम है सेविंग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 1600, ये हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख लेंगे हम लोग, लेफ्ट और लेफ्ट साइड को इक्वल कर देंगे, क्योंकि राइट साइड मेरा 1600 इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से, 5x माइनस 3y जो है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2y। मैं एक वेरिएबल में लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई। तो मेरा x इक्वल टू वाई ये आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया है, x से किया है और y को किया है, ये दोनों सेम है। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a का इनकम क्या होगा, यानी a का इनकम मुझे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो इनकम a का क्या है भाई, a का जो इनकम है ये क्या है, a का जितना खर्चा है प्लस सेविंग है यानी 1600 है। अब a का इनकम देखो, a का इनकम पूछ रहा है क्या होगा, तो इनकम a हम लोग मान के चले 5x है, ठीक है। ये 5x है ना, और खर्चा कितना है ए का भाई, ऊपर में जाते हैं, ये 3y है। तो अब x और y इक्वल है तो इसको हम लोग 3x लिख लेंगे, एक उसमें ले आएंगे, एक वेरिएबल में ले आएंगे। तो ये क्या हो गया, 3x हो गया, ठीक है, प्लस 1600। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1600। तो इसलिए यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 800 आ गया। यानी x का वैल्यू 800 आ गया, तो यहाँ पे इनकम ए का कितना है, 5x है, और x का वैल्यू कितना है मेरा, 800। तो इनकम ए का कितना हो जाएगा मेरा, 4000 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो ए का इनकम 5x है ना, x का वैल्यू कितना है, 800 निकल गया है। तो इनकम ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, इनकम ऑफ ए जो है ये कितना है, 5x है। तो x का वैल्यू 800 है, तो ए का इनकम कितना आ जाएगा, 4000 होगा। तो सिंपल वे में बन गया। तो इस तरह रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक है। तो 4000 विल भी क्या हो जाएगा, आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए टीचर नीड टू स्प्लिट 300 स्टूडेंट इनटू 3 ग्रुप सो दैट सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप हैव रेशियो ऑफ 3:7 एंड फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप हैव ए रेशियो ऑफ 2:7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेकेंड ग्रुप, ठीक है। अब देखो टोटल 300 स्टूडेंट है एक स्कूल में, ठीक है, 300 स्टूडेंट है। इसको 3 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। मान लो ग्रुप 1 है, G1 है, G2 है और G3, 3 ग्रुप में इसको डिवाइड करना है इस तरह से कि जो सेकेंड और थर्ड ग्रुप है उसका रेशियो क्या है, 3:7। और फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप का जो रेशियो है, फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप का जो रेशियो है ये 2:7। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, देखो 3:7 है और यहाँ 2:7 है, 7 देख रहे हो कॉमन है, तो ये यहाँ 3 लिख सकते हैं ना। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपको बताया था, क्या बताया था, यानी अगर ये वाला देखो 7 सेम है दोनों में, ठीक है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 ग्रुप जो है उसमें कैसे स्टूडेंट डिवाइड है, 2:3:7, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि विच ऑफ द करेक्ट अबाउट सेकेंड ग्रुप में कितना स्टूडेंट होगा ये पूछ रहा है। तो देखो 3 ग्रुप मिला के मेरा कितना स्टूडेंट है, 300 है। तो मान लेते हैं जो मेरा G1 है 3 ग्रुप में किस रेशियो में स्टूडेंट है भाई, 2:3:7, है ना। तो इसको मान लेते हैं कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो x है, मतलब इसको यानी ग्रुप 1 में 2x है, ग्रुप 2 में 3x है और ग्रुप 3 में क्या है, 7x है, ठीक है। तो x से कर देंगे अगर मल्टीप्लाई, तो इस जो प्रोपोर्शन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको मैंने समझाया था रूल में कि अगर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो मेरा क्या रहता है, रेशियो प्रोपोर्शन सेम रहता है, ठीक है। तो मान लेंगे ये इतना स्टूडेंट। अब देखो इसका सम जो है टोटल, टोटल स्टूडेंट मेरा कितना है, तीनों ग्रुप मिला के 300 स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, ग्रुप 1 में मेरा 2x स्टूडेंट है, ग्रुप 2 में मेरा 3x स्टूडेंट है और ग्रुप 3 में 7x है। तो टोटल कितना है मेरा दिया है भाई, 300 है। इसलिए यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, 12x जो है ये कितना हो जाएगा, 300। इसलिए x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 25। तब x का वैल्यू पता चल गया, तो यानी क्या हुआ, 25x का वैल्यू। तो ग्रुप 1 में कितना होगा भाई, और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में कितना स्टूडेंट हो जाएगा। देखो क्या रेशियो दिया हुआ था, ग्रुप 1 में 2x स्टूडेंट है और इसमें 3x है और इसमें 7x है। तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, जो 25 है इसको पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी ग्रुप 1 में 50 स्टूडेंट है, ग्रुप 2 में कितना है 25 या 75 और ग्रुप 3 में कितना है 175।
यानी टोटल मिला के ये मेरा कितना होना चाहिए, 300 स्टूडेंट को इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ग्रुप 2 में कितना स्टूडेंट हो गया भाई, 75 स्टूडेंट है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल में बनाया करो, 75 विल बी द आंसर। इस तरह से बनाओगे आप तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो गाइज, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल है, टू सेक्शन दिया है ए एंड बी में ऑफ क्लास इज सेम ऑफ एक्स सेक्शन ए। ठीक है, सेम है, मतलब रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल दो सेक्शन ए बी में सेम है। ठीक है, सेक्शन ए में बताया गया कि 36 बॉयज और 24 गर्ल्स है, और 28 गर्ल्स है सेक्शन बी में। तो सेक्शन पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज आर इन दैट सेक्शन, यानी सेक्शन बी में कितना बॉय होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया गया है, मेरा स्कूल में दो सेक्शन है, ए और बी। ठीक है, इसमें जो है रेशियो ऑफ बॉय इज टू गर्ल, जो बॉय और गर्ल का रेशियो है, बॉय और गर्ल का रेशियो है इस सेक्शन में और इस सेक्शन में सेम है। मतलब ए और बी दोनों सेक्शन में बॉय और गर्ल का रेशियो सेम दिया गया है। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन दिया गया है। अब देखो इसमें इंडिविजुअली भी दिया गया है कि सेक्शन ए में 36 बॉय है। ठीक है, तो 36 बॉय है इसमें, और गर्ल कितना है, 24 है। और सेक्शन बी में कितना गर्ल दिया गया है मेरा भाई, सेक्शन बी में कह रहा है 28 गर्ल्स है। तो सेक्शन बी में कह रहा है कितना बॉयज होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लोगे। ये कितने से चला जाएगा भाई, 12 तिया 36, 12 दूना 24, और ये 14 से चला जाएगा। इसलिए सेक्शन बी में मेरा कितना बॉयज हो जाएगा, 42। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले इजी लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं लेवल बढ़ाऊंगा, मॉडरेट लेवल का बढ़ाऊंगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन में लाऊंगा रेशियो प्रोपोर्शन की, तो मॉडरेट लाऊंगा, फिर आपको हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि मैं मॉडरेट फिर हाई लेवल पे मूव करूंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इजी लेवल का समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 42 विल बी द आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा ट्रिकी भी है। इसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ टाइप पी क्यू आर, तीन तरह का आर्टिकल है, उसका प्राइस दिया गया है। ठीक है, 280, 180, 115 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रानू बाइज आर्टिकल्स ऑफ ईच टाइप इन द रेशियो 4:4:3। मतलब रानू तीन टाइप के आर्टिकल को 4:4:3 में इस तरह बाय करता है कि टोटल सम कितना है, 6,555 रुपया है। तो हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ टाइप क्यू डिड ही परचेज। ठीक है, अब देखो तीन तरह का आर्टिकल है पी क्यू आर, और इसमें एक आर्टिकल का जो दाम है वो कितना है, 280 है पी के टाइप वाला, और क्यू के आर्टिकल का दाम कितना है, एक आर्टिकल का 180 है, और आर के आर्टिकल का दाम कितना है भाई, 115 है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल पी क्यू आर में, मान लेते हैं पी में एक्स आर्टिकल है, क्यू में वाई आर्टिकल है, और आर में जेड आर्टिकल है। ठीक है, तो एक आर्टिकल का दाम 280 है, तो एक्स वाले का कितना हो जाएगा, 280 एक्स, और वाई आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, 180 वाई, क्योंकि एक आर्टिकल का 180 है, तो वाई आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 180 वाई, और तीसरे में क्या हो जाएगा, 115 जेड, थर्ड आर्टिकल का प्राइस। अब ये टोटल सम दिया गया है मेरा कितना, 6,555 ये दिया गया है। ठीक है, अब इस एक्स वाई जेड का जो रिलेशन है ये दिया गया है। देखो रानू बाइज आर्टिकल एच ईच टाइप इन द रेशियो 4:4:3। यानी रानू कैसे बाय करता है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कितना है, रेशियो उसका क्या दिया है, 4:4:3। क्वेश्चन में देख रहे हो 4:4:3। तो यहाँ से मतलब क्या दिया गया है मेरा, एक्स बाई वाई को क्या लिख सकते हैं, 4/4। तो यानी एक्स बाई वाई इक्वल है मेरा। ठीक है, और वाई बाई जेड का रेशियो क्या दिया गया है भाई, वाई बाई जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो है जेड क्या हो गया, 3y/4। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख लिया मैंने। अब x और z का वैल्यू मुझे निकालना क्या है भाई, हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स ऑफ टाइप q डिड ही परचेज, q ने कितने आर्टिकल, y को वैल्यू मुझे निकालना है। तो इस इक्वेशन को देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लो, 3 मान लो। 2 और 3 के वैल्यू को 1 में बैठा देते हैं। ठीक है, और मुझे y निकालना है, तो y के टर्म में रखते हैं। जैसे x का वैल्यू मेरा क्या है भाई, 280, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 280 वाई लिख देते हैं, क्योंकि एक्स और वाई इक्वल है, और 180 वाई है। ठीक है, 180 वाई प्लस जो है मेरा 115 जेड है। जेड कितना है भाई, जेड होता है 3y/4, यहाँ से आ गया। ठीक है, और ये टोटल कितना दिया गया मेरा, 6,555। ठीक है, ऊपर में देख रहे हो। तो गाइज अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 460y लिख सकते हैं, प्लस कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 345y डिवाइडेड बाई 4।
और इधर क्या है 6555, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 1840 हो जाएगा y प्लस 345y, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 4 × 6555, तो इसका सम फटाफट कर लोगे तो क्या हो जाएगा भाई 2185 हो जाएगा, ठीक है। इजकल टू 4 × 6555। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, देख लो 3 × 5 = 25, 3 × 5 = 15 × 5, 3 × 8 = 24, 1 × 25, 5 हाथ में 2, 1 × 2 5, 3 2 6, ये 3 से कट जाएगा, इसलिए मेरा y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। मतलब कितना उसने आर्टिकल परचेज किया, क्यू टाइप का उसने 12 आर्टिकल परचेज किया, वाई नंबर है ना, तो 12 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे आप, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्री, आईपीएस पीओ प्री, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। इवन आरबीआई असिस्टेंट मेंस में जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है रेशियो प्रोपोर्शन पे, वो आपको इसी तरह का लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसको आप फटाफट बना लोगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे जैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या आपका जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नाबार्ड में आपका पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल ए बी सी इज 6:8:7। 3 स्कूल है ए बी सी, उसमें रेशियो दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ईच ऑफ दिस स्कूल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 50%, 20% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए बी सी। मतलब अगर स्टूडेंट का रेशियो इंक्रीज किया जाएगा ए बी सी तीनों में, तो नया रेशियो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको बहुत स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ भाई। देखो हर क्वेश्चन में अप्रोच बहुत सही होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल अप्रोच से चलोगे तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यू नीड टू मेक इन ए स्मार्ट वे। तो स्मार्ट वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं बताऊंगा आपको। देखो 3 स्कूल है, यहाँ पे लिख लेंगे, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो इसमें कितना रेशियो है, टोटल स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 6:8:7 है, ठीक है। अब देखो इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है भाई, प्लस 20% इंक्रीज हो जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें कितना स्टूडेंट इंक्रीज हो रहा है, 15% स्टूडेंट इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20%। तो जनरली आप लोग क्या करोगे कि मान लोगे कि x से मतलब कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें जो रेशियो है आप इसको आप मान लो 600x है, ठीक है। ये 800x है, ठीक है। और ये 700x है। ऐसा लिख सकते हैं हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो रेशियो है 6:8:7, तो इसमें मैं 100x से तीनों में मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट वाले में बता चुका हूँ, तो इसी को मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, मतलब इंडिविजुअली ए में, बी में और सी में, ठीक है। अब देखो 20% बढ़ गया है, तो अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, क्योंकि ये 600 से 100 के टर्म में रहने पे पहले ही बताया हूँ, कैलकुलेशन जब परसेंटेज का करना हो तो 100 के टर्म में इजी रहता है। अब देखो नया स्टूडेंट कितना हो गया भाई, 20% इंक्रीज हो गया है। तो मैंने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बना बताया है आपको, उसको क्या लिख सकते हैं 120/100 लिख सकते हैं। अगर किसी ने मेरे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वीडियो वाला नहीं देखा है तो उसको देख लो जाके, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें कितना स्टूडेंट हो जाएगा 800x, 15% इंक्रीज हो रहा है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 115/100 हो जाएगा, ठीक है। और स्कूल सी में कितना हो जाएगा 20% इंक्रीज हो रहा है, तो यानी इसको लिख सकते हैं 120/100, ठीक है। यानी इसमें कितना हो गया, इसमें अब 720x स्टूडेंट आ गया, इसमें कितना आ गया भाई 920x स्टूडेंट आ गया, और इसमें कितना आ गया 840x, ठीक है। तो पहले इतना था, ठीक है, लेकिन इंक्रीज किया गया इतने परसेंट से, तो अब नया कितना है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमको क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए बी सी। तो स्कूल ए बी सी में न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 720x:920x:840x, ये हो जाएगा। अब देखो 10x तो कॉमन है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 72:92:84, क्योंकि 10x कॉमन है तो डिवाइड कर देंगे तीनों में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको 2 से चला जाएगा 36, 46 और 42, एक बार और 2 से चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 18:23:21। मतलब दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल
आफ्टर इट इज बीन इंक्रीज्ड बाय 20%, 15% एंड 20%। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाना स्मार्ट वे में, तो आपको जो है जल्दी बन जाएगा और कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और ये आपका पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा मतलब कॉमन सेंस लगाना होगा। देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इन ए मिक्सचर ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ टी, द रेशियो ऑफ देयर वेट्स इज 4:5:8। If 5 kg of tea of the first variety, 10 kg of second variety, and some quantity of tea of the third variety added to the mixture, the ratio of the weights of 3 varieties of tea becomes 5:7:9. Find the quantity of the third variety of tea in the final mixture. तो थोड़ा आपको चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको इजी लगेगा। देखो, एक जो है मेरा 3 वेराइटीज ऑफ टी है। ठीक है, 3 वेराइटीज ऑफ टी है मेरा, तो मान लेते हैं जो रेशियो ऑफ द वेट कितना दिया गया मेरा, 3 वेराइटी का टी है, 1 2 3, और किस रेशियो में है, 4:5:8। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका जो है ओरिजिनल वेराइटी में टी है मेरा 4x मान लेते हैं, और एक में 5x है और एक में 8x है। इतना वेट है टी का। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टी है। ठीक है, तो उसका वेट इतना मान लेते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि यदि 5 kg टी, इसमें 5 kg टी अगर ऐड कर दिया जाए फर्स्ट वेराइटी वाले में, ठीक है, और सेकेंड वेराइटी में +10 kg अगर ऐड कर दिया जाए, और थर्ड वेराइटी मुझे पता नहीं है, मान लेते हैं प्लस अगर y kg ऐड कर दिया जाए, तो न्यू रेशियो जो है क्या हो जाता है, 5:7:9। ठीक है, यानी क्या कहने का इसका मतलब हो गया भाई, इसका कहने का मतलब तो यही है ना कि जो 4x kg है उसमें 5 kg ऐड कर दिया गया, और b में कितना ऐड किया गया है, 10 kg ऐड किया गया है। तो रेशियो कितना हो गया, अब देखो ये रेशियो दिया हुआ है, ये 5:7 है। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे, x कितना होगा फटाफट निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 28x + 35 हो गया इज इक्वल टू 25x + 50 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 15, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 आ गया, तो इससे क्या क्लियर हो गया कि एक वेराइटी का टी कितना है मेरा भाई, ये 20 kg है, ये कितना है 25 kg है, और ये कितना है 40 kg है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, तीसरा वेराइटी तो मुझे पता नहीं है, यही तो निकालना है, तब टोटल मिक्सर में पता चलेगा कितना थर्ड टाइप का है टी। तो ये y कैसे निकलेगा। अब देखो, दूसरा वाले में 10 ऐड किया गया और तीसरा वाले में कितना ऐड किया गया था भाई, तीसरा वाला में मुझे पता नहीं है कितना क्वांटिटी ऐड किया गया, जिसको y मान लिया। अब उसका रेशियो कितना है, 7:9, 7:9 है ना, तो 7/9 लिख लेंगे। ठीक है, अब x का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 5 है, तो 25 10 35 हो गया, और ये कितना हो गया 40, 40 + y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7/9। अब देखो ये 5 से चला गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 40 + y इज इक्वल टू क्या हो गया 45, इसलिए मेरा y का वैल्यू क्या आ गया, y भी 5 आ गया। ठीक है, मतलब थर्ड वेराइटी में हम लोग कितना ऐड किए थे, 5 kg, ओरिजिनली ये 40 था और उसमें 5 ऐड किए गए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द थर्ड वेराइटी ऑफ टी इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में ये 40 और +5 कितना हो जाएगा, 45 kg हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, मतलब फाइनल वेराइटी में जो कितना हो जाएगा, फाइनल वेराइटी जो है सी का या थर्ड टाइप का जो टी है, इनिशियली इनिशियली 40 kg था। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 5 kg ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, थर्ड वेराइटी ऑफ टी इन द फाइनल मिक्सचर टोटल कितना हो गया 45 kg। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना तो इजीली बन जाएगा। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल वेसल है, ठीक है, ऑफ ए एंड बी कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5 एंड 5:1। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए टू बी टू फॉर्म ए मिक्सचर इन विच मिल्क टू वाटर रेशियो 5:4 है। मतलब एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया स्टार्ट में ए और बी का, अब उसको किस क्वांटिटी में मिक्सर ए से निकाला जाए और बी में डाला जाए कि नया मिक्सर जो फॉर्म होगा उसका रेशियो ये हो। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर मुझे टेल मी द आंसर, इसका मुझे आंसर बताओ भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आप ये क्वेश्चन बना लिए मतलब आपका जो रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है।
सो टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, इसका आंसर मुझे बताओ। और इस क्वेश्चन को जरूर बनाना, क्योंकि यही तरह का क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्री, आईपीएस पीओ प्री और अभी जो आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम होने वाला है, रेशियो प्रोपोर्शन में इसी लेवल का क्वेश्चन आपका आने वाला है। सो इन द कमिंग टाइम मैं और हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इस टॉपिक पे, लेकिन मेक श्योर आप जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उसको अच्छे से समझ लेना, और कहीं कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं हाई लेवल क्वेश्चन इसी टॉपिक पे सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आने वाले टाइम में मैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम जो है इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लाने वाला हूँ, और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, न्यू पैटर्न जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं आजकल। और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसके बहुत वेटेज के क्वेश्चन एसबीआई पीओ प्री मेंस, आईपीएस पीओ प्री मेंस में पूछे जाते हैं, तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लाने वाला हूँ। उस पे मैं आपको जो हाई लेवल क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस कराऊंगा। और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे भी मैं कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ला रहा हूँ। तो इस तीनों टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है ये आने वाली है, इसका क्या फुल कॉन्सेप्ट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। मतलब मेरे चैनल से अगर आप कॉन्सेप्ट कर लोगे तो कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे न्यू पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो न्यू पैटर्न क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो दीज आर द कमिंग टॉपिक्स। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो द सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लो। कमिंग टाइम में इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आने वाली, ठीक है। और इसके अलावा इस पे हम लोग न्यू पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा और भी जो हाई लेवल एसपीआई पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है आपका, जो क्वांट डीआई सेक्शन का है, एसपीआई पीओ मेंस लेवल, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी न्यू पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कर लेना। इन कमिंग टाइम मोर सच वीडियोज विल कम। सो गाइज, होपफुली आज आपने एंजॉय किया होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। उसके बाद इजी लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे हम लोग इन द कमिंग वीडियोज। So yes guys, see you in the next video. Till the time, keep studying, keep preparing and keep enjoying.